आज हम एक ऐसी औरत की कहानी जानेंगे जिसकी जिंदगी मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ एक छोटा सा गरीब गांव और कहाँ भारतीय संसद के गलियारे। और इस सफर का रास्ता वो था विद्रोह और डकैती से होकर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक गांव की सीधी सादी गरीब लड़की भारत की सबसे खतरनाक और खूंखार डाकों में से एक बन कैसे गई। मतलब ऐसा क्या हुआ होगा। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, फूलन के बचपन में। एक ऐसा बचपन जो कह सकते हैं कि सिस्टम के अन्याय ने उनसे छीन ही लिया था। तो बात शुरू होती है साल 1963 से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। फूलन का जन्म हुआ एक मल्लाह परिवार में। अब ये जो मल्लाह जाति है, इसे समाज में बहुत नीचा दर्जा दिया जाता था। तो मतलब पैदा होते ही उनके ऊपर एक ठप्पा लग गया था। ऊपर से गरीबी और एक जमीनी विवाद जिसमें उनके परिवार की थोड़ी बहुत जमीन भी चली गई। बस यहीं से उनके अंदर गुस्से और विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। और इसके बाद तो जैसे उनके साथ एक के बाद एक दर्दनाक हादसे होते चले गए। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी जमीन के लिए आवाज उठाई तो उन्हें इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गई। 11 साल में अपनी उम्र से 3 गुना बड़े आदमी से जबरदस्ती शादी करा दी गई। जब उन्होंने उस शादी से निकलने की कोशिश की तो समाज ने उन्हें ही गुनहगार बना दिया। उनका शोषण हुआ और 16 साल की उम्र तक आते आते झूठे इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उनका रेप किया। ये एक ऐसा चक्र था जो उन्हें समाज से बाहर बिल्कुल किनारे पर धकेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो इंसान टूटता नहीं बल्कि जवाब देना सीखता है। और यहीं से फूलन की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब वो एक शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने वाली थीं। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर बगावत का दूसरा नाम बन गया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, डकैत। हम सबने ये शब्द सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है, खासकर उस इलाके में, चंबल की घाटियों में जहां ये लोग काम करते थे। ये सिर्फ लुटेरे नहीं थे बल्कि इनका अपना एक पूरा सिस्टम था और फूलन इसी दुनिया में कदम रखने वाली थी। और देखिए किस्मत का खेल, 1979 में डकैतों के एक गैंग ने फूलन को किडनैप कर लिया। गैंग का जो लीडर था बाबू गुज्जर, उसने फूलन का बार बार शोषण किया। तो एक तरह से उन्हें जबरदस्ती उस क्रूर दुनिया में धकेल दिया गया। पर यह उनकी कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस एक भयानक और खतरनाक शुरुआत थी। उसी गैंग में एक और डाकू था, विक्रम मल्लाह। उसने फूलन को बचाने के लिए बाबू गुज्जर को मार डाला और खुद गैंग का लीडर बन गया। विक्रम और फूलन को एक दूसरे से प्यार हो गया और अब फूलन की जिंदगी बदल रही थी। उन्होंने राइफल चलाना सीखा और गैंग के साथ लूटपाट में हिस्सा लेने लगी। लेकिन वो लूटते किसे थे? ऊंची जाति के अमीर गांवों को। इस वजह से गरीब और निचली जातियों के बीच वो एक रॉबिन हुड जैसी बन गईं। लोग उन्हें दस्यू सुंदरी कहने लगे। मतलब अब वो सिर्फ एक डाकू नहीं बल्कि दबे कुचले लोगों की हीरो बन चुकी थीं। पर यह अच्छा वक्त ज्यादा दिन नहीं टिका। गैंग के ही एक पुराने लीडर ने, जो ऊंची ठाकुर जाति का था, श्री राम सिंह, उसने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और एक बार फिर फूलन को बंदी बना लिया गया। उनके साथ जो हुआ वो बेहद भयानक था। और इसी कैद से भागने के बाद फूलन ने जो किया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये उनकी जिंदगी की सबसे कुख्यात और सबसे ज्यादा विवादित घटना थी। इसी घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बैंडिट क्वीन बना दिया। अब फूलन ने अपना खुद का गैंग बनाया और बदले की आग में जलते हुए वो 14 फरवरी 1981 को वापस उसी गांव पहुंची, बहमई। ये वही गांव था जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। उनका मकसद एकदम साफ था, अपने गुनहगारों को सजा देना। लेकिन बहमई में उस दिन असल में हुआ क्या था, इस पर आज भी बहस होती है। फूलन देवी का कहना था कि जब गोलियां चली वो वहां थी ही नहीं, जबकि कुछ चश्मदीदों ने कहा कि गोली चलाने का हुक्म फूलन ने ही दिया था। वहीं गोलीबारी में बचे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने फूलन को हुक्म देते हुए नहीं देखा। तो सच क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे सच हमेशा के लिए उसी दिन के धुएं में कहीं खो गया। जो भी हुआ हो, नतीजा ये था कि उस दिन 20 आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। ये सभी ज्यादातर ऊंची जाति के ठाकुर थे। ये खबर आग की तरह फैली, पूरे देश में हंगामा मच गया। इतना
कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी से इस्तीफा तक देना पड़ा। पर फूलन देवी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक और एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की मोस्ट वांटेड डाकू अब एक सांसद बनने वाली थी। ये सफर भी आसान नहीं था। 1983 में उन्होंने कुछ शर्तों पर सरेंडर किया, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बाद उन्हें 11 साल जेल में बिताने पड़े, बिना किसी मुकदमे के। सोचिए, 11 साल। आखिरकार 1994 में सरकार ने उनके खिलाफ सारे 48 केस वापस ले लिए और फिर 1996 में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। वो भारत की लोकसभा में सांसद बनकर पहुंची और एक सांसद के तौर पर उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए काम किया जिनके बीच से वो आई थीं। उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल, साफ पानी, बिजली की मांग की और खास तौर पर बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, एक ऐसी कुप्रथा जिसका वो खुद शिकार हुई थी। तो अब आते हैं उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा अंत जिसने उनकी पूरी जिंदगी और उनकी विरासत पर और भी कई सवाल खड़े कर दिए। 25 जुलाई 2001 नई दिल्ली में उनके घर के ठीक बाहर फूलन देवी की हत्या कर दी गई। वो सिर्फ 37 साल की थीं। और विडंबना देखिए, जिस बहमई हत्याकांड ने उन्हें बैंडिट क्वीन बनाया, उस केस का फैसला उनकी मौत के वक्त तक भी नहीं हो पाया था। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने एक बार कहा था, और ये बात फूलन देवी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा, वो खुद का केवल एक संस्करण है, उनके अन्य संस्करण भी हैं जो ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ कर रहे हैं। मतलब फूलन देवी का कोई एक सच नहीं है, उनकी कहानी के कई चेहरे हैं और हर कोई उन्हें अपने अपने नजरिए से देखता है। तो आज फूलन देवी को कैसे याद किया जाता है? देखिए, निचली जातियों के लिए वो आज भी एक लोक नायिका हैं, एक हीरो। कुछ लोग उन्हें नारीवादी विद्रोह का एक बड़ा प्रतीक मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ के लिए वो एक विवादास्पद नेता और एक अपराधी थीं। उन पर कई किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी। वो जातिगत पहचान की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली प्रतीक बन गईं। उनकी विरासत भी उनकी जिंदगी की तरह ही बहुत जटिल है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, फूलन देवी कौन थीं? एक क्रूर अपराधी, अपने हक के लिए लड़ने वाली एक योद्धा, या फिर वो बस उस टूटे हुए, उस जालिम सिस्टम का एक नतीजा थीं जिसने उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया? इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है। ये उतना ही पेचीदा है जितनी उनकी अपनी कहानी थी।